नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 9 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। कब जारी होंगे रुके हुए रिजल्ट? साल भर से 1-2 हफ्ते का समय मांग रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को बने 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार ने भर्ती परीक्षा के परिणामों को रोक कर रखा है। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री 1 साल से युवाओं को 2 हफ्ते में रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं। विधानसभा में भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करने का दावा किया जा चुका है। ऐसे में युवा भी सरकार से पूछ रहे हैं कि वह समय कब आएगा। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन नतीजा शून्य है। आज युवा भटकने के किए मजबूर हैं। इस ऑफिस से उस ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार सिर्फ जुबानी जमा खर्च से काम चलाना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पुरानी भर्तियों के परिणाम निकालने साथ साथ सरकार अपने चुनावी वादे को भी पूरा करे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन नौकरियां देने की बजाय सरकार ने हिमाचल के युवाओं को नौकरी देने वाले संस्थान कर्मचारी चयन आयोग को ही बंद कर दिया। 1 साल हो गया, लेकिन कर्मचारी चयन संस्थान को फिर से क्रियाशील नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि किसी को भी नौकरी नहीं देनी है, इसलिए नौकरी देने वाले संस्थाओं की आवश्यकता ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कई पोस्ट कोड पर भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ परीक्षा परिणाम जारी करना बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्तियों में घोटाले के आरोप लगा रही है, लेकिन जांच में तेजी नहीं ला रही है। 1 साल का समय हो गया और अभी तक जांच पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार की मंशा युवाओं को नौकरी देने की है ही नहीं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब इधर उधर की बात नहीं, जल्दी से जल्दी रुकी हुई भर्तियों के लिए सरकार कोई ठोस रास्ता निकाले, जिससे हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। अचानक फाहे गिरते देख खुशी से झूम उठे सैलानी। शिमला सहित कुफरी में हल्की बर्फबारी। बारिश के लिए तरस रहे हिमाचल को अभी राहत नहीं मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में अभी बारिश के आसार नहीं है, लेकिन इसके विपरीत राजधानी शिमला में मंगलवार दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी में हल्की बर्फबारी हुई। इस दौरान शिमला के माल रोड, जाखू और ढली सहित आसपास के क्षेत्रों में भी फाहे गिरे हैं। एकदम से बदले मौसम को देख शिमला पहुंचे सैलानी भी रोमांच से भर गए और फाहों के बीच मस्ती करने लगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 10 से 15 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तय होंगी विधायकों की प्राथमिकताएं। 29 और 30 जनवरी को बैठकें। विधायक प्राथमिकता की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में वार्षिक बजट 2024 से 25 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाएगा। यह बैठक 2 दिन तक होगी। बैठक का आयोजन 29 और 30 जनवरी राज्य सचिवालय में किया जाएगा। 29 जनवरी को पूर्वाह्न 10:30 बजे से 1:30 बजे तक ऊना,
हमीरपुर और सोलन और अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक सिरमौर, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। 30 जनवरी को पूर्वाह्न 10:30 बजे से 1:30 बजे तक कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू जिलों सहित अपराह्न 2 से 5 बजे तक शिमला और मंडी के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में वार्षिक बजट 2024 से 25 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। बैठकों में विधायकों से वर्ष 2024 से 25 के लिए मितव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी। मणिकर्ण में भीषण अग्निकांड, औषधालय और 3 खोखे राख, सोलन में भस्म हुई सब्जी की दुकान। मणिकर्ण घाटी के बरशेनी में भीषण अग्निकांड में वेटरनरी केंद्र व 3 खोखे जलकर राख होने की सूचना है। हालांकि इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा हादसा होने से बचा है। उधर सोलन शहर के समीप बसाल पंचायत के कठार गांव में मंगलवार सुबह एक सब्जी की दुकान में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक करीब 25,000 की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। सब्जी विक्रेता सब्जी मंडी सोलन में सब्जियां लेने के लिए गया हुआ था। इस बीच उसकी दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दुकानदार व फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में दुकानदार का करीब 25,000 का नुकसान होना बताया जा रहा है। कार चालक ने बिजड़ी के कुआं चौक पर मचाई अफरा-तफरी, नशे में रौंद डाली गाड़ी पा। अति व्यस्त कुआं चौक बिजड़ी में एक कार चालक द्वारा टक्कर मारकर कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय कार चला रहा चालक तेज गति से दियोटसिद्ध की तरफ अपना वाहन लेकर गया और फिर अचानक कार बैक होकर तेजी के साथ पीछे आई और रेन शेल्टर के पास खड़ी स्कूटी को टक्कर मारकर रुकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन चालक नशे में लग रहा था तथा इस दौरान कुछ महिलाएं कार की चपेट में आने से बाल-बाल बच गईं। दुर्घटना के बाद लोगों का मौके पर हजूम लग गया तथा लापरवाही और नशे में कार चलने वाले चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाने की मांग की। एसआई राजेश कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों का आपस में समझौता हो जाने के बाद पुलिस में मामला दर्ज नहीं हो पाया है। ओमान में फंसी शाहपुर की पवना तक पहुंची कांगड़ा पुलिस, सुरक्षित स्वदेश लाने के हो रहे प्रयास। नौकरी की तलाश में भारत से दुबई निकली परंतु ओमान पहुंची जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कुठारना की युवती पवना ओमान स्थित भारतीय दूतावास में सुरक्षित पहुंच गई है। युवती की ओर से अपने भाई को भेजी गई लाइव लोकेशन के बाद कांगड़ा पुलिस ने ओमान में भारतीय दूतावास से संपर्क किया था, जिसके बाद युवती को सुरक्षित भारतीय दूतावास में पहुंचाया गया, जहां पर युवती का संपर्क अपने परिजनों के साथ ही कांगड़ा पुलिस से भी हो गया है। अब युवती को वापस भारत लाने के लिए वीजा संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है और जल्द ही युवती अपने घर पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, इस मामले में कांगड़ा पुलिस ने युवती को दुबई भेजने वाले एजेंट से पूछताछ की है। युवती को दुबई में नौकरी के लिए भेजने की बात कही थी, लेकिन वह ओमान कैसे पहुंची, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि युवती और उसके भाई की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि एजेंट की मिलीभगत के चलते ही वह दुबई की बजाय ओमान में पहुंची थी, जहां पर वह मुसीबत में फंस गई थी।
कांगड़ा के एएसपी हितेश लखनपाल ने कहा कि ओमान में फंसी कुठारना की पवना को भारतीय दूतावास में सुरक्षित लाया गया है। औपचारिकताएं पूरी कर जल्द ही उसे भारत भेजा जाएगा। पवना दुबई की बजाय ओमान कैसे पहुंची, इस बारे एजेंट से पूछताछ जारी है। शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत कुठारना की पवना दुबई में नौकरी के लिए 16 दिसंबर को गई थी। चंडीगढ़ में विमान में चढ़ने के बाद अपने भाई को वीडियो कॉल की थी। उसके बाद युवती का कोई सुराग नहीं लगा। 27 दिसंबर को परिवार को ओमान से अज्ञात नंबर से वॉइस मैसेज आया, जिसमें लड़की ने कहा कि उसे और 7 से 8 और लड़कियों को ओमान ले जाया गया है और उनकी जान खतरे में है। लड़की ने कहा कि उसका पासपोर्ट और मोबाइल भी कुछ लोगों ने ले लिया है। वहीं इस मामले में 31 दिसंबर को महिला पुलिस थाना में चंडीगढ़ निवासी श्रुति, मनप्रीत कौर व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पीडब्ल्यूडी का कैल्शियम क्लोराइड का पहला प्लांट, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया प्लांट का उद्घाटन। पीडब्ल्यूडी ने कैल्शियम क्लोराइड का पहला प्लांट शुरू कर दिया है। विभाग के कर्मचारियों को बर्फ हटाने में अब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। अधिक बर्फबारी होने पर विभाग कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करेगा। विभाग मौसम खराब होने के दौरान बर्फबारी से पहले और बाद में कैल्शियम क्लोराइड को छिड़काव सड़क पर करेगा। इससे सड़क पर बर्फ नहीं जमेगी और यातायात बाधित होने से बचा रहेगा। यह बात पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही है। विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को शिमला में पीडब्ल्यूडी के पहले कैल्शियम क्लोराइड प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग प्रदेश की 12 भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ऐसे प्लांट स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि यह विधि बेहद किफायती है और इसका खर्च मात्र 500 रुपए प्रति किलोमीटर सिंगल लेन है। उन्होंने बताया कि कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन का प्लांट लगाया गया है, जिसका पानी के साथ तैयार मिश्रण सड़कों पर छिड़का जाएगा, जो सड़कों और पगडंडियों पर बर्फ पिघलाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि अक्सर बुजुर्ग और बच्चे सड़कों पर जमी हुई बर्फ पर चलते हुए गिरकर घायल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब इस विधि से सड़कों पर बर्फ नहीं जमेगी, जिससे बर्फबारी के दौरान यातायात सुचारू रहेगा और हादसों का खतरा भी कम हो जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहले बर्फ हटाने के कार्य में भ्रष्टाचार होता था। इसको लेकर उन्होंने पूर्व में भी कई बार विधानसभा में आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए यह पहल की है, जिसके तहत इस प्लांट का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता, मुख्य अभियंता कैप्टन एसपी जगोता, राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रमुख अभियंता भी उपस्थित रहे। बर्फबारी संभावित क्षेत्रों में भेजी 17 मशीनें। विभाग ने बर्फबारी की तैयारी के मद्देनजर अब तक 17 जेसीबी मशीनें निचले क्षेत्रों से उठाई हैं। इन मशीनों को शिमला, रामपुर, किन्नौर, कुल्लू, चंबा समेत उन क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है जहां बर्फबारी होने की संभावना अधिक है। बर्फबारी होने के बाद जेसीबी संचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें 24 घंटे मोबाइल के माध्यम से कभी भी संपर्क किया जा सकता है। यहाँ बनेगा राष्ट्रीय कैंसर केंद्र, सीएम बोले। स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। यह बात उन्होंने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बृहद स्तर पर कार्य कर रही है।
इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय का सृजन करने पर भी विचार किया जा रहा है। देश भर में इस तरह की महत्वाकांक्षी पहल पहली बार होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हमीरपुर में राष्ट्रीय कैंसर केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसके लिए सभी प्रक्रियाएं चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। इस केंद्र में मुख्य तौर पर अस्पताल, पालिएटिव केयर, सेंटर फॉर प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी और सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी विभाग होंगे। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में हाई एंड प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और विश्व स्तरीय डायग्नोस्टिक लैब स्थापित की जाएगी। इस केंद्र में मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी सहित अनेक नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर मरीजों को श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान में राज्य में कार्यशील कैंसर केयर यूनिट को भी सुदृढ़ किया जाएगा। बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, कैंसर रोग विशेषज्ञ डा दिनेश पेढ़ारकर, डा जी.के. रथ, डा सी.एम. त्रिपाठी, ओएसडी गोपाल शर्मा, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, विवेक भाटिया, प्रियंका वर्मा, निदेशक गोपाल बेरी आदि भी उपस्थित थे। कालका शिमला 4 लेन में देरी पर एचसी सख्त, एनएचएआई को आदेश, शपथ पत्र के जरिए दे निर्माण कार्य की टाइमलाइन। कालका शिमला 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा करने में हो रही देरी पर प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को परवाणु से ढली तक निर्माण कार्य पूरा करने की टाइमलाइन शपथ पत्र के माध्यम से बताने के आदेश दिए। कोर्ट ने इस दौरान हटाए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों की जानकारी भी मांगी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निर्माण संबंधी ताजा स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि परवाणु से कैथली घाट के बीच सूची में दर्शाए गए अतिक्रमण को कब्जों को हटा दिया गया है और अस्थायी अतिक्रमणों को समय समय पर हटा दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने एनएचएआई को NH 5 के विस्तारीकरण कार्य में तेजी लाने और अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने उपायुक्त और एसपी सोलन को आदेश दिए थे कि वह प्राधिकरण को उचित पुलिस सहायता मुहैया करवाएं। पिछले आदेशों के तहत हाई कोर्ट ने उपायुक्त सोलन की कार्यशैली पर भी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि वह इस बात से अनभिज्ञ है कि उपायुक्त होने के साथ साथ वह जिलाधीश भी है। अपने जिला में वह राजस्व विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन है। कोर्ट ने अवैध कब्जों को हटाने के आदेश भी दिए थे, लेकिन उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निशानदेही के लिए आवेदन करने के निर्देश दे दिए थे। कोर्ट ने उपायुक्त को आदेश दिए थे कि वह निशानदेही के लिए उपयुक्त स्टाफ मुहैया करवाने के आदेश दें। कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में उपायुक्त सोलन ने 4 लेन की निशानदेही भी की थी। मामले पर सुनवाई 14 मार्च को निर्धारित की गई है। याचिका खारिज। गगरेट कस्बे के बहुचर्चित प्रतिबंधित दवा तस्करी प्रकरण के मुख्य आरोपी पार्षद वीरेंद्र बिंदु द्वारा इस प्रकरण में प्रदेश उच्च न्यायालय में लगाई गई जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यही नहीं बल्कि इस प्रकरण में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचे 3 और लोगों को भी उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। इस मामले की जांच कर रही स्टेट सीआईडी की एसआईटी द्वारा नारकोटिक्स ब्यूरो दिल्ली को आरोपी वीरेंद्र बिंदु की प्रॉपर्टी सील करने की मांग पर भी तेजी से कार्रवाई जारी है। नादौन के जवान की ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत। आईटीबीपी में थे तैनात, 1.5 महीना पहले हुई थी शादी। करीब 1.5 माह पूर्व वैवाहिक बंधन में बंधे नादौन की जलाड़ी पंचायत के जजौली गांव निवासी आईटीबीपी के जवान की ड्यूटी के दौरान एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है।
जवान की मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र में मातम पसर गया है। गत नवंबर में वैवाहिक बंधन में बंधे दोनों पति पत्नी के हाथों की अभी मेहंदी भी न सूखी थी कि यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। मृतक दीपेश परमार पुत्र सुरजीत कुमार 3 वर्ष पूर्व आईटीबीपी में भर्ती हुए थे। आजकल वह अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। मिली जानकारी के अनुसार गत 7 जनवरी को ड्यूटी के दौरान दीपेश एक वाहन की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया। सेना अस्पताल प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोनल अस्पताल तेजू में शिफ्ट कर दिया गया, परंतु उपचार के दौरान ही दीपेश की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि गत 22 नवंबर को ही दीपेश का विवाह हुआ था और अभी 29 दिसंबर को वह छुट्टी काटकर वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गया था। प्रदेश में गुजरे साल 13% कम सड़क हादसों की मृत्यु दर में 14 और चोटों में 12% की कमी। हिमाचल प्रदेश पुलिस लगातार राज्य में सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कड़े प्रयासों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 के दौरान सड़क यातायात दुर्घटनाओं, मृत्यु और चोटों में काफी कमी देखी गई है। वर्ष 2022 में 2597 दुर्घटनाओं, 1032 मौतों और 4063 चोटों की तुलना में 2023 में कुल 2255 दुर्घटनाएं, 882 मौतें और 3542 चोटें दर्ज की गई। डीआईजी टीटीआर गुरदेव शर्मा ने बताया कि इन विभिन्न सड़क सुरक्षा पहलों के कारण हम वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 के दौरान राज्य में दुर्घटनाओं में 13%, मृत्यु दर में 14% और चोटों में 12% की कमी लाने में सफल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस सड़क यातायात दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित सड़क प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस जनता से सभी की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह करती है। डीआईजी टीटीआर गुरदेव शर्मा ने बताया कि समय से पहले लिए गए निर्णय के रूप में राज्य सरकार ने कीरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 3 यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशन को मंजूरी दे दी है। जिला बिलासपुर, मंडी और कुल्लू में एक यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। हिमाचल पुलिस ने इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। राज्य के मुख्य सड़क नेटवर्क पर यातायात प्रवाह और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक ने HPPWD के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ $82 मिलियन के वित्तपोषण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। पिछले वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न सड़क सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं, जैसे सड़क दुर्घटना डेटाबेस का महत्वपूर्ण विश्लेषण, प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी का उपयोग, यातायात की निगरानी और विनियमन के लिए नवीनतम उपकरणों की खरीद, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट स्ट्रेच की पहचान और सुधार, क्रैश बैरियर्स का निर्माण और समुदाय और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का कार्य किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में 44 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किए हैं। पायलट जिलों में शामिल होंगे कांगड़ा, मंडी। वर्तमान में सड़क सुरक्षा प्रवर्तन और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरणों की खरीद 2 पायलट जिलों यानी शिमला और पुलिस जिला नूरपुर के लिए की जा रही है। इन जिलों के लिए 6 इंटरसेप्टर वाहन, 25 मोटरसाइकिल, 17 गश्ती वाहन, 6 रिकवरी वाहन, 120 AI कैमरे आदि खरीदे जा रहे हैं। इस परियोजना के अगले चरण में 2 और जिले यानी कांगड़ा और मंडी शामिल होंगे। इसके बाद 4 अन्य प्रभावित जिले कुल्लू, सिरमौर, सोलन और ऊना शामिल होंगे। नादौन को मिलेंगे 92 करोड़ के तोहफे। मुख्यमंत्री सुक्खू आज करेंगे विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 9 जनवरी से अपने गृह क्षेत्र नादौन प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वह करीब 92 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे, जबकि एक योजना का लोकार्पण करेंगे। जानकारी के अनुसार करीब 11:45 बजे सुक्खू अमतर क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगे, जहां से वह सीधा मनसाई गांव पहुंचकर सरकार गांव की ओर के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद 12:45 सदो गांव में समस्याएं सुनेंगे। 1:15 बजे के करीब वह धनेटा में डिग्री कॉलेज के बी ब्लॉक की आधारशिला रखने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही यहां बनने वाले रेस्ट हाउस की आधारशिला रखेंगे। सुक्खू यहां जनसूह गांव में बनी पेयजल योजना का उद्घाटन भी करेंगे। करीब 3:15 बजे वह सेरा रेस्ट हाउस में पहुंचेंगे, जहां भोजन के बाद जन समस्याएं सुनेंगे। 10 जनवरी को सुबह 11:15 बजे मुख्यमंत्री नादौन पहुंचकर शहर के लिए 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने वाली बड़ी पेयजल योजना की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद 12 बजे गगाल गांव में बनने वाले जल निरीक्षण भवन की आधारशिला रखेंगे। 12:30 बजे मुख्यमंत्री जलाड़ी गांव में बनने जा रहे मॉडल करियर कम स्किलिंग सेंटर की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद 1:15 बजे बलडूहक गांव में विकास कार्यों पर जायजा लेने के बाद जन समस्याएं सुनेंगे। उसके बाद वापस सेरा विश्राम गृह पहुंचकर वह लोगों की समस्या सुनेंगे तथा शाम 3:15 बजे मिनी सचिवालय नादौन में पहुंचकर लोगों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री शाम को फिर से सेरा विश्राम गृह में लोगों से मिलेंगे और फिर वहीं विश्राम करेंगे। हमीरपुर जोन को 13 वाटर स्कीम, जल शक्ति विभाग की 8 सिंचाई बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर भी मुहर। जल शक्ति विभाग हमीरपुर जोन को नाबार्ड के अंतर्गत 85 करोड़ 74 लाख रुपए की 13 वाटर सप्लाई स्कीम और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए 8 स्कीम अप्रूव हुई हैं। हमीरपुर जोन के तहत आने वाले हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और मंडी जिला के धर्मपुर, सरकाघाट और जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्रों में ये स्कीमें स्वीकृत हुई हैं। अगर हम जिला वाइज बात करें तो ऊना जिला में वाटर सप्लाई की 7 स्कीमों के लिए 25 करोड़ 23 लाख रुपए, हमीरपुर जिला में वाटर सप्लाई की 4 स्कीमों के लिए 7 करोड़ 10 लाख और मंडी जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों में वाटर सप्लाई की 2 स्कीमों के लिए 15 करोड़ की अप्रूव हुई हैं। ऐसे में हमीरपुर जोन के लोगों को इस बार गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके अलावा हमीरपुर जोन में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 36 करोड़ 82 लाख रुपए की 8 स्कीमें स्वीकृत हुई हैं। इनमें हमीरपुर जिला की 14 करोड़ 27 लाख रुपए की 4 स्कीमें, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की 7 करोड़ 6 लाख रुपए में 1 स्कीम, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की 1 करोड़ 66 लाख रुपए की 1 स्कीम और ऊना जिला की 13 करोड़ 86 लाख रुपए की 2 स्कीमें अप्रूव हुई हैं, ताकि बरसात में बाढ़ के चलते जल शक्ति विभाग की स्कीमों को पानी के तेज बहाव में ज्यादा नुकसान न झेलना पड़े, क्योंकि जल शक्ति विभाग को इस वर्ष बरसात के चलते स्कीमों में करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग हमीरपुर जोन को जल जीवन मिशन के तहत 1651 करोड़ में 180 स्कीमें स्वीकृत हुई हैं। इनमें से 55 स्कीमों पर 1280 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। शेष स्कीमों को मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 344 करोड़ रुपए खर्च होने बाकी हैं। हमीरपुर जोन के हर घरों में नल सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे में हमीरपुर जोन हर घर जल जोन बन गया है। हमीरपुर जोन में कोई भी घर ऐसा नहीं है जिनके घर में नल न लगा हो। लोगों को घर द्वार शुद्ध पानी मुहैया करवाया जा रहा है।
180 में से 55 योजनाओं का काम पूरा। कि विजय कुमार ढटवालिया, चीफ इंजीनियर जल शक्ति विभाग हमीरपुर जोन ने बताया कि जल शक्ति विभाग हमीरपुर जोन को नाबार्ड के तहत 85 करोड़ 74 लाख रुपए की 13 वाटर सप्लाई स्कीमें और 8 सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए स्कीमें अपूर्व हुई हैं। इसके अलावा हमीरपुर जोन में जल जीवन मिशन की 180 स्कीमों में से 55 स्कीमों का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष स्कीमों का काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा हमीरपुर जोन हर घर जल जोन बन गया है। सभी लोगों को हर घर नल सुविधा मुहैया करवाई गई है। जीतराम बीडीटीएस बरमाणा के प्रधान प्रदीप ठाकुर, महासचिव जय सिंह को उप प्रधान की जिम्मेदारी। एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन बीडीटीएस बरमाणा में चल रहा विवाद थम गया है। लंबे समय से बीडीटीएस प्रबंधन में चल रही उठापटक को अब विराम मिल गया है। बीडीटीएस बरमाणा ट्रक यूनियन के अब जीतराम गौतम प्रधान होंगे। उन्हें दूसरी बार प्रधान पद की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले भी ऑपरेटरों के लिए जीतराम गौतम बेहतर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा प्रदीप ठाकुर को महासचिव और जय सिंह को उप प्रधान की जिम्मेदारी मिली है। सोमवार को बीडीटीएस बरमाणा हाल में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी गठित की गई। इसमें जिला सहायक पंजीयक सेवाएं विभाग की ओर से राम प्रकाश और अखिलेश पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बैठक शुरू हुई। हालांकि एक बैठक में एक गुट ने दूरी बनाए रखी, लेकिन फिर भी 12 सदस्यों की मौजूदगी में इस नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एक गुट ने दूरी ही बनाई रखी। हालांकि कई सदस्य बैठक के लिए पहुंचे थे, लेकिन बैठक में भाग नहीं लिया। पर्यवेक्षकों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैठक शुरू की, जिसमें जीतराम गौतम को प्रधान और जय सिंह ठाकुर को उप प्रधान चुनने पर सहमति जताई। साथ ही प्रदीप ठाकुर को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक के शुरू में बालक राम को कार्यवाही के लिए अध्यक्ष चुना गया। उनकी अध्यक्षता में चुनावी प्रक्रिया अपनाई गई। इससे पहले प्रधान के तौर पर कार्य कर रहे पूर्व प्रधान लेखराम वर्मा और पूर्व प्रधान राकेश रॉकी ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। लेखराम वर्मा गुट ने अन्य सदस्यों ने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया। 5.779 किलोग्राम गांजा बरामद। बीबीएन के कालूझिंडा में काबू किए 2 प्रवासी नशा तस्कर। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में नशे के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत पुलिस ने कालूझिंडा स्थित शिक्षा कुंज के पास से 2 प्रवासी नशा तस्करों को गांजे की खेप सहित धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी तस्करों के हवाले से 5.779 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पड़ताल कर रही है कि नशे की खेप कहां से लाई गई और इसे कहां पहुंचाया जाना था। जानकारी के मुताबिक थाना बरोटीवाला के अंतर्गत पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कालूझिंडा स्थित शिक्षा कुंज के पास से 2 लोगों को शक के आधार पर रोका और उनकी तलाशी ली, तो उनके हवाले से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने इस सरदब में आरोपी सोनू साहनी पुत्र शिव साहनी निवासी गांव श्यामपुर तहसील लालगंज जिला वैशाली बिहार व जितन कुमार निवासी गांव श्यामपुर डाकघर हासीकेवल तहसील लालगंज जिला वैशाली बिहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के हवाले से 5.779 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। उधर डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टूरिस्ट विलेज के नाम पर भ्रमित न हो, कृषि विवि भूमि विवाद पर शांता कुमार से मिले गोकुल बुटेल।
जिला कांगड़ा को टूरिज्म राजधानी बनाने के लिए पालमपुर में एक नई परियोजना टूरिस्ट विलेज के निर्माण के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। यह बात मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ने कही। इस भ्रम को लेकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से मुलाकात करके वास्तविकता उनके सामने रखी है। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की सैकड़ों एकड़ भूमि जंगल बन गई थी। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट विलेज में केवल होटल का ही निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि कई अन्य योजनाओं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी। हजारों लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा। कन्वेंशन सेंटर के अलावा एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय की भूमि को टूरिज्म विलेज के लिए हस्तांतरित किए जाने की बात के बाद कई क्षेत्रों से विरोध के स्वर उठ रहे थे। अभी टूरिज्म विलेज बनेगा या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन विरोधों के बीच यह मुहिम पहले की कदम पर मुश्किलों में दिखाई दे रही थी। प्रदेश सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है। अब बीते कुछ दिनों से कृषि विश्वविद्यालय की 100 कनाल भूमि पर टूरिज्म विलेज चर्चा सामने आई है। भाजपा के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री ने भी पालमपुर में टूरिज्म विलेज बनाए जाने का स्वागत किया था, लेकिन इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय के बजाय कहीं अन्यत्र जगह देने की बात उठाई थी। गोकुल बुटेल की माने तो शांता कुमार ने उनकी बात सुनी है और वह उससे संतुष्ट हुए हैं। अंग्रेजी मीडियम की 80,000 किताबें प्रिंट करवाएगा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले सत्र के लिए 80,000 अंग्रेजी मीडियम नई बुक्स प्रिंट करने जा रहा है। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश के 10,300 प्राइमरी स्कूलों के छात्र अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करेंगे। सरकारी घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 80,000 नई बुक्स प्रिंट करने जा रहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डा मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि विभाग के निर्देश पर बोर्ड इस दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में पहली और दूसरी में ही अंग्रेजी माध्यम शुरू किया जाएगा, जबकि 2025 से 26 से 2 और कक्षाएं इसमें शामिल की जाएंगी। हिंदी व अंग्रेजी में कुछ बदलाव नहीं होगा। गणित को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अध्यापकों को इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि निजी स्कूलों में ज्यादा दाखिले अंग्रेजी मीडियम की वजह से ही होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकाय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित कौशल पर जोर दिया गया है। इसको देखते हुए सभी सरकारी स्कूल 2024 से 25 से पहली और दूसरी कक्षा से अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी पहली कक्षा में सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और गणित की 3 किताबें हैं। अंग्रेजी की हालांकि 2 किताबें हैं। कांग्रेस ने किया था ऐलान। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह गारंटी दी थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अब राज्य सरकार सभी प्राइमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने जा रही है। इस पहल से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने के आसार बनेंगे। हिमाचल का इतिहास जानेंगे छात्र। प्रदेश सरकार एनसीईआरटी के सिलेबस में जल्द करेगी बदलाव। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में स्कूली बच्चे हिमाचल के इतिहास के बारे में जान सके, इसके लिए अब प्रदेश सरकार नई पहल करने जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में नया पाठ्यक्रम भी लागू होना है।
इसमें पहले ही अब निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम को ऑप्शनल किया जा रहा है। वहीं सरकार एनसीईआरटी के सिलेबस में भी जल्द ही बदलाव करने जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए अब हिमाचल का इतिहास भी बच्चे जान सके, उसके लिए सिलेबस में हिमाचल हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा। हालांकि सरकारी स्कूलों का सिलेबस एनसीईआरटी ही तय करता है। ऐसे में सरकार जल्द ही इस बारे में जरूरी बदलाव करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि स्कूली बच्चों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हिमाचल का इतिहास किस तरह का रहा है। आज की युवा पीढ़ी इस बात से अनभिज्ञ है। ऐसे में संस्कृति को बचाए रखने और उसके बारे में बच्चों को बताने के लिए यह जरूरी है कि सिलेबस में ऐसी चीजों को शामिल किया जाए। ऐसे में सरकारी स्कूलों की किताबों में अब बच्चे हिमाचल का इतिहास भी जान पाएंगे। अयोध्या से इन्हें भी आया प्रभु श्री राम का बुलावा। भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता सिर्फ विक्रमादित्य सिंह को ही नहीं आया है। इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने के लिए हिमाचल में निमंत्रण पाने वाले कुछ भाग्यशाली और भी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट की ओर से ये निमंत्रण भेजे गए हैं। सतलुज जल विद्युत निगम के सीएमडी नंदलाल शर्मा को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में होने वाले इस आयोजन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। शिमला माल रोड पर नामी कारोबारी गौतम जैन को भी निमंत्रण भेजा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जनसंपर्क विंग ने उन्हें निमंत्रण पहुंचाया है। करसोग के प्रसिद्ध किसान पद्मश्री नेक राम शर्मा को भी इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। नेकराम शर्मा को प्राकृतिक खेती में अच्छा काम करने के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। ऊना जिला में शिक्षण संस्थान चलाने वाले प्रोफेसर चमन लाल बंगा को भी निमंत्रण भेजा गया है। उनके अलावा आयुर्वेद विभाग से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर राकेश पंडित को भी निमंत्रण मिला है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा आरोग्य भारती के पदाधिकारी हैं। राजनीतिक व्यक्तियों में वीरभद्र सिंह परिवार से पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भी निमंत्रण मिला है। कुल्लू में भगवान रघुनाथ के प्रमुख झंडाबरदार एवं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह को भी इस अवसर पर बुलाया गया है। सौभाग्यशाली हूँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनूंगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह सौभाग्यशाली हैं, जो उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि वह 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। उन्होंने इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का निमंत्रण देने के लिए भी धन्यवाद किया। सनातनी होने के नाते यह उनका दायित्व बनता है कि वह प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहें। अभी तलवारें म्यान में हैं, वक्त आने पर निकलेंगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। भाजपा के लोग जो भी कर लें, लेकिन वक्त आने पर सभी कांग्रेसी लोकसभा चुनाव के रण में उतरेंगे और जो तलवारें फिलहाल म्यान में हैं, उन्हें बाहर निकालकर युद्ध लड़ेंगे। इस दौरान सामने वाले राजनीतिक दल को लहूलुहान भी किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में यह बात कही। कांग्रेस बताए गांधी परिवार ने क्यों बनाई रामलला से दूरी, क्यों कोई नहीं पहुंचा राम जन्मभूमि। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कोर्ट के आदेश से राम जन्मभूमि का ताला खुलने के बाद किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने रामलला के दर्शन करने की जहमत क्यों नहीं उठाई। पूजा पाठ और दर्शन की अनुमति होने के बाद से कांग्रेस नेताओं की रामलला से दूरी बनाने की क्या वजह है।
कांग्रेस को इन बातों का जवाब देना चाहिए। आज भगवान राम सबके हैं कहने वाले 37 साल से कहां थे? देश के लोग यह जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने है। आज विपक्षी इंडी गठबंधन का कोई न कोई नेता हताशा में भगवान राम अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस समेत सभी नेता खामोश बैठे हैं। इसी से पता चलता है कि सनातन की परंपरा के ध्वजवाहक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति कांग्रेस समेत विपक्ष की क्या भावना है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राम मंदिर की राह में कांग्रेस ने किस किस तरह से रोड़े अटकाने का प्रयास किया। पूरे गांधी नेहरू परिवार की विरासत ही उत्तर प्रदेश की रही है। नेहरू गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश से ही अपना प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन कोर्ट से पूजा पाठ की अनुमति मिलने के बाद न जाने किस डर से किसी ने राम जन्मभूमि जाकर राम लला के दर्शन नहीं किए। चाहे वह राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या खुद सोनिया गांधी, कोई भी भगवान राम की चौखट तक नहीं गया। अमेठी का पिछला चुनाव हारने के पहले राहुल और सोनिया गांधी अयोध्या के आसपास की लोकसभा क्षेत्रों से ही संसद का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सभी नेता कई बार अयोध्या के आसपास से गुजरे होंगे। प्रियंका गांधी ने तो अयोध्या रोड शो किया, हनुमानगढ़ी तक आई। वहां से चंद कदमों की दूरी पर राम लला का स्थान था, लेकिन 2 मिनट का समय भी उनसे नहीं निकाला गया। 37 साल से भगवान राम से इस तरह की दूरी बनाने के बाद अगर आज कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर पर बातें करने से पहले सोचना चाहिए। हिमाचल का इतिहास जानेंगे स्कूली बच्चे, एनसर्ट के 30% सिलेबस में शामिल होगी हिस्ट्री। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में स्कूली बच्चे हिमाचल के इतिहास के बारे में जान सकें, इसके लिए अब प्रदेश सरकार नई पहल करने जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में नया पाठ्यक्रम भी लागू होना है। इसमें पहले ही अब निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम को ऑप्शनल किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार एनसीईआरटी के सिलेबस में भी जल्द ही बदलाव करने जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए अब हिमाचल का इतिहास भी बच्चे जान सकें, उसके लिए सिलेबस में हिमाचल हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा। हालांकि सरकारी स्कूलों का सिलेबस एनसीईआरटी ही तय करता है। ऐसे में सरकार जल्द ही इस बारे में जरूरी बदलाव करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि स्कूली बच्चों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हिमाचल का इतिहास किस तरह का रहा है। आज की युवा पीढ़ी इस बात से अनभिज्ञ है। ऐसे में संस्कृति को बचाए रखने और उसके बारे में बच्चों को बताने के लिए ये जरूरी है कि सिलेबस में ऐसी चीजों को शामिल किया जाए। ऐसे में सरकारी स्कूलों की किताबों में अब बच्चे हिमाचल का इतिहास भी जान पाएंगे। राजस्व मामलों के निपटारे को अगली लोक अदालत जनवरी के अंत में मंडे मीटिंग में बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आज यहां मंडे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पहली राजस्व लोक अदालत से अब तक 65,000 से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें से 11,420 इंतकाल के मामले और 1,217 तकसीम के मामले इस वर्ष 4 और 5 जनवरी को आयोजित तीसरी राजस्व लोक अदालत में निपटाए गए। उन्होंने कहा कि अगली राजस्व लोक अदालतें 30 और 31 जनवरी को आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि तकसीम के मामलों की निपटान दर 200% दर्ज की गई है।
3 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक तकसीम के 1823 नए मामले निपटारे के लिए आए, जबकि इस अवधि में तकसीम के 3544 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध निपटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है, जिससे राजस्व लोक अदालतों को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को घरद्वार पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सहज और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए बुनियादी पर्यटन ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार के सभी पर्यटन होटलों, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में QR कोड आधारित ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को पर्यटकों को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार सुनिश्चित करने को भी कहा। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का पहला चरण शुरू किया है, जिसमें राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई-टैक्सी परमिट की पेशकश की गई है। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए जा रहे ई-चार्जिंग स्टेशनों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके तहत युवा 100 किलोवाट, 200 किलोवाट और 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर सकेंगे। योजना के तहत लाभार्थी को जमानत राशि के रूप में मात्र 10% राशि का भुगतान करना होगा, जबकि 70% बैंक ऋण की सुविधा सरकार द्वारा दी जाएगी तथा 30% इक्विटी भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने इस स्टार्टअप योजना के तहत किसानों को न्यूनतम आय देने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए। गश्त पर थी पुलिस की टीम, सड़क से गुजरते शख्स को तलाशी के लिए रोका तो निकली चरस। जिला कुल्लू के तहत आते भुंतर थाना की टीम ने एक व्यक्ति से चरस बरामद की है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। भुंतर थाने में व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। SP कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना भुंतर की टीम गड़सा मार्ग पर गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 211 ग्राम चरस बरामद हुई। चरस के साथ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 51 वर्षीय लुदर चंद निवासी गांव नाही डाकघर रोपा तहसील बंजार के रूप में हुई है। व्यक्ति के विरुद्ध थाना भुंतर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगामी जांच जारी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।